नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूक्रेन से लौटे हैं मेडिकल के छात्रों का मामला जो है वो भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और मामले में केंद्र सरकार का जवाब सामने आया है। सस्ती पढ़ाई और नीट में कम अंक पाने वाले छात्र यूक्रेन गए, केंद्र सरकार ने कहा, और इन छात्रों का भारत में दाखिला कानूनन संभव नहीं है। यूक्रेन के कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में डिग्री पूरी करें छात्र, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ तो बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र हैं वो हिंदुस्तान में लौटे, भारत वापस लौटे, और अब इन छात्रों के सामने चुनौतियां कई हैं, चिंताएं कई हैं, सवाल कई हैं। तो भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। और दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भारत में लौटे थे, लेकिन अब छात्रों के सामने क्या विकल्प है, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि भारत में एडमिशन मुमकिन नहीं। देखिए, आप जिस तरीके से बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध कई दिनों तक चला था, जिसके बाद लगातार यूक्रेन से भारतीय छात्रों को केंद्रीय मंत्री को भी इस मामले में लगाया गया था। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में ज्यादातर जो छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान कई छात्रों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में के बीच में इस युद्ध के चलते भारत वापसी करनी पड़ी, जिसके बाद अब जो यूक्रेन से लौटे हुए छात्र हैं, जो भारतीय छात्र हैं, वो अब सरकार से कह रहे हैं कि उन्हें जो उनका ईयर साल बचा हुआ है उसी के क्रम में उन्हें पढ़ने की इजाजत दी जाए, उन्हें दाखिला दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पे जवाब दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया गया है, क्योंकि कई छात्र सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, छात्रों ने याचिका छात्रों की ओर से लगाई गई थी। तो केंद्र सरकार ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि यह छात्र या तो नीट में कम अंक के चलते वहां चले गए थे या फिर सस्ती पढ़ाई के लिए वहां पे चले गए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि कानूनन अगर हम बात करें तो भारत में इस तरीके से दाखिला संभव नहीं है। यूक्रेन के कॉलेज से सहमति लें, दूसरे देश में डिग्री पूरी करें, यानी कि अगर आपको आगे उनको पढ़ाई करनी भी है तो यूक्रेन के जिस कॉलेज से वो पढ़ाई कर रहे थे वहां से वो सहमति ले और किसी अन्य देश में वो पूरी पढ़ाई करें। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कड़ा रुख तक अख्तियार किया है और जिस तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, संभव है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों के पक्ष को भी सुना जाएगा और फिर से सरकार का भी पक्ष सुना जाएगा। ऐसे में कल का दिन बेहद अहम होगा इन छात्रों के लिए। बिल्कुल, करीब दोपहर के आसपास ये सुनवाई सरकार की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा और यूक्रेन से लौटे छात्रों की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य, वो अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन वापस भेजना कहीं ना कहीं अभिभावक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और यही कारण है कि कोर्ट का दरवाजा कई अभिभावकों ने खटखटाया है और कहा है कि बाकी की पढ़ाई जो है वो भारत में ही ये बच्चे करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ स्थितियां अभी भी उस तरीके से सामान्य नहीं है और निश्चित तौर पे एक अभिभावक अपने बच्चे को यूक्रेन भेजने से अभी भी डर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पे जो भारत के छात्र हैं वो भारत लौटे, लेकिन अब इन छात्रों के सामने सवाल, चुनौतियां और चिंताएं कई हैं। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी हैं। कल ईडी सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी और शराब घोटाले मामले में यह पूछताछ होगी। जमानत याचिका ट्रांसफर करने की भी अपील की गई है और राज एवेन्यू कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई होगी। 30 मई को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और जमानत याचिका ट्रांसफर करने की अपील की गई है। राज एवेन्यू कोर्ट में 20 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। 30 मई को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कल ईडी सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। शराब घोटाले मामले में यह पूछताछ होगी।
जमानत याचिका ट्रांसफर करने की भी सत्येंद्र जैन ने अपील की है और राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। 30 मई को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी अब शराब घोटाले में भी पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल। देखिए, आज सत्येंद्र जैन को लेकर दो सुनवाई हुई। एक तरफ कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के लिए सुनवाई हुई और दूसरी तरफ आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन को से कल पूछताछ हो सकती है और ईडी ने सत्येंद्र जैन से आबकारी नीति मामले में कल ईडी जेल में ही पूछताछ करेगी। और स्पेशल सीबीआई की जो जज हैं गीतांजलि गोयल, उन्होंने ईडी को सत्येंद्र जैन से जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी है। तो जिस तरीके से आबकारी को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री अब इसके कटघरे में खड़े कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई जांच एजेंसियां इस मामले में अपना जांच एजेंसियां जांच कर रही है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर भी रेड हुई और गाजियाबाद स्थित उनके बैंक लॉकर को भी खंगाला गया। एक के बाद कार्रवाइयां हुई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हुई। तो निश्चित तौर पर अब सत्येंद्र जैन का भी नाम अब इसमें निकलकर सामने आ रहा है। और जब सीबीआई सत्येंद्र जैन से जेल में पूछताछ करेगी, क्योंकि कई दिनों से ईडी द्वारा मांग की जा रही थी कि वो जेल में पूछताछ करें, तो ऐसे में सीबीआई की ओर से कहा गया है कि अब ईडी जेल में भी पूछताछ कर सकती है। क्योंकि सूत्र यही बताते हैं कि ईडी के हाथों जब कई अहम दस्तावेज लगे हैं और पुख्ता सबूत के आधार पर ही सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए स्पेशल इजाजत मांगी गई थी। पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई होगी और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर दिल्ली से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। माइनर अटैक के बाद आजम खान की एंजियोप्लास्टी हुई और तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली आए थे आजम खान। सोमवार को सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज होने के बाद यूपी भवन आजम खान पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आजम खान की तबीयत में पहले से सुधार, उन्हें डिस्चार्ज किया गया? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आजम खान की तबीयत जब से वो जेल से बाहर आए हैं, लगातार उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है स्वास्थ्य की वजह से। और पहले उन्हें कोरोना हुआ, उसके बाद वो रिकवर हुए, इसके बाद उनके स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले जब वो रामपुर में थे तो उनके सीने में काफी दर्द महसूस हुआ था, अचानक से बुखार आ गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में जब सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्हें चेकअप उनका कराया गया तो वो उन्हें पता चला कि ये माइनर हार्ट अटैक है। और इसके बाद नॉर्मल चेकअप रूटीन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश भवन में उन्हें लाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो करीब 2 दिनों से आजम खान सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे। माइनर अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी हुई है आजम खान के। अगर हम बात करें चेस्ट में तो एक स्टंट डाला गया है। और जिस तरीके से दिल्ली दौरे पे आजम खान आए हुए थे, पहले उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात भी इस दौरान की थी। लेकिन राहत भरी खबर ये है आजम खान के प्रशंसकों के लिए कि आजम खान के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। चूंकि 1422 नंबर कमरे में कल ही उन्हें शिफ्ट किया गया था, आईसीयू से निकालकर उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया था। और हमने उनके करीबियों से बातचीत की थी, तो हालांकि उन्होंने आजम खान से मिलने से मना किया क्योंकि डॉक्टरों ने एहतियातन किसी से भी मिलने से मना किया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश भवन में आजम खान रुके हुए हैं। संभवतः कल वो रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी जो तंजीम फातिमा है, उनके साथ कई परिवार के सदस्य मौजूद है। आजम खान के चाहने वाले अभी भी रामपुर से उत्तर प्रदेश भवन आ रहे हैं और उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आजम खान के परिवार वालों की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि आजम खान के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। जो ऑपरेशन हुआ है वो सफल रहा है, आजम खान कुछ दिनों में और स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में एहतियातन ये कहा जा रहा है कि अभी करीबियों से दूर रखा जा रहा है उन्हें। चलिए, अब बने रहिए पीयूष हमारे साथ, कुछ और खबरों पे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आजम खान की तबीयत में पहले से सुधार है और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर हो रही राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है।
बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पे मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ईडी के जांच में कुछ नहीं मिला तो बेफिजूल का स्टिंग लेकर आ रहे हैं। इसे आप आज और अभी सीबीआई को सौंप दीजिए, सीबीआई इसकी जांच करे। अगर इसमें सच्चाई है तो 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लें, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है। सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है तो 4 दिन के अंदर अंदर मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। और लखीमपुर में रेप के बाद हत्या का मामला, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यह बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करती है सरकार, महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जो हैवानियत हुई, तो राहुल लिखते हैं कि लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें अपनी बहनों, बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। और लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग युवतियों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस तरह का जो ट्वीट है वो राहुल गांधी ने किया और लगातार इस मामले पर जो सियासत है वो हो रही है। उधर लखीमपुर में रेप के बाद हत्या मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेरा और न्यूज 1 इंडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी है। सर, लखीमपुर में जो दुखद घटना हुई है, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से 2 बहनों को लटका दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस कह रही है कि कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई, करीब करीब 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। देखिए, ऐसा है कि ये पूरी घटना आदित्यनाथ के प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर करता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। आए दिन ऐसी घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनती हैं, कहीं 10 साल, कहीं 6 साल, कहीं 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और इतना ही नहीं, थाने पर अगर दुष्कर्म पीड़िता पहुंचती है तो दरोगा उसके साथ बलात्कार करता है। ये घटनाएं सामने आई। ललितपुर ले लीजिए, चंदौली में देखिए, एक परिवार के अंदर घुस के एक बेटी को मार दिया। तो इसलिए अगर जरा सी भी शर्म आदित्यनाथ जी के अंदर और उनकी सरकार के अंदर भाजपाइयों में है तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं और इस मामले में जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करें। और दूसरा,
बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी इसको देखें, क्योंकि कई मामलों में तो मैंने खबरें पढ़ी हैं पिछले दिनों जहां पर कि एफआईआर पे कार्रवाई नहीं हुई तो बेटी ने जहर खा के अपनी जान दे दी। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सर, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन का रवैया एक निकम्मेपन का रवैया रहा और पुलिस प्रशासन का रवैया घटना के बाद भी तानाशाही पूर्ण रहा, क्योंकि वहां भीड़ में बैठ के जिस तरीके से वहां का एसपी बोल रहा है धमकाने की भाषा कि आग लगाना है तो लगा दो और मैं तो न्याय संगत कार्रवाई करूंगा। क्या न्याय संगत कार्रवाई की भाई आपने? आपको सही समय पर किडनैपिंग के मामले की सूचना दी गई, आपने कोई कार्रवाई की? 2 बच्चियों की जान चली गई, कोई कार्रवाई की? तो ये ऐसे दबंगई और गुंडागर्दी की भाषा अगर प्रशासन बोलेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि उनसे कोई न्याय संभव है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आरोपियों पे ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। यही तो हाथरस में भी बोला था, हुआ कुछ? यही तो हर कार्रवाई, हर घटना के बाद यही बोलते हैं लोग, रूह कांप जाएगी। और अरे इतनी बड़ी घटना हुई है, कार्रवाई क्या पहले किया आपने और क्या आगे आप करेंगे वो आपके कार्रवाई के तरीके से तय होगा। जब अभी ही आपकी ये भाषा है प्रशासन की तो क्या न्याय देंगे आगे? आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या आम आदमी पार्टी के कुछ नेता परिवार वालों से मिलने गए हैं या मिलने हमारे जाने जो वाले? अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं सूरज प्रधान जी और उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल वो गया हुआ है लखीमपुर खीरी और उनसे बात करके आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे तरीके से फेलियर उनका रहा है और निश्चित तौर पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बिहार के बेगूसराय में हुए गोलीकांड पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पे हमला बोला और कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। 4 थानों के इलाकों में 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते रहे लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अपराधियों के बीच कानून का भय खत्म हो गया है। 40 मिनट तक अपराध करते रहे, मेन नेशनल हाईवे पर 4 थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि जब अपराधियों की सरकार होगी, अपराधियों से आप घिरे होंगे, आपके मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पिरबहर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होते। और बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर आरा से शिक्षाविद अधिवक्ता मनोज सिंह की पत्नी कोमल देवी मेयर प्रत्याशी की दावेदारी करेंगी। इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने मेयर प्रत्याशी कोमल देवी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आरा नगर निगम चुनाव को लेकर आज हमारे साथ मनोज कुमार सिंह अधिवक्ता मौजूद हैं, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं। सर, आप तो शिक्षाविद हैं और अधिवक्ता भी हैं, अचानक मूड कैसे बना दिए कि मेयर के तौर पे हम आज यहाँ पे प्रत्याशी अपनी वाइफ को बना दिए कि मेयर के चुनाव लड़ेंगे और आरा नगर निगम का भार संभालेंगे? दरअसल आरा नगर निगम हमारा कर्मभूमि रहा है और इसी कर्मभूमि में रहने के कारण जो है कि नहीं, यहाँ की कुव्यवस्था को देखकर, यहाँ के व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर हम इसमें परिवर्तन लाने के लिए हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि आरा नगर निगम को इतना सुंदर और ये बनाए कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक पहचान बने। क्या लग रहा है, जैसे कि आपने भ्रष्टाचार का कहा, तो आपके नज़र में कितना भ्रष्टाचार हुआ है जब से नगर निगम बना है, जब से लेकर अब तक? कुछ बता रहे थे आप। आरा नगर निगम जब से गठन हुआ है अभी तक 1700 करोड़ रुपया का यहाँ आया है सरकार की तरफ से। और पूर्व के जितने भी मेयर यहाँ रहे हैं, एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे ये जाना जाए कि नगर निगम के द्वारा ये काम हुआ है जो कि बहुत सुंदर हुआ है। इस तरह का कोई दिखा नहीं सकता है कि हमारे द्वारा हमारे समय में ये काम हुआ है जो कि बहुत सुंदर काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत से मेयर के प्रत्याशी मनोज जी खड़े हुए हैं, कोई बताया जा रहा है कि बाहर से भी पैराशूट के से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो कि एक बार भी शहर में दिखते नहीं हैं।
ना समाज सेवा करते दिखते हैं, लेकिन होर्डिंग बोर्डिंग सब लगा हुआ है, ये समाज सेवी हैं। तो कहीं कहीं कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं कि इस बार दावेदारी कर रहे हैं कि हमें दूसरे अथी से समुदाय से हूँ, इस बार निकाल लूंगा चुनाव। प्रत्याशी तो अनेक आएंगे, मगर यहाँ के सम्मानित जनता, आरा नगर निगम के सम्मानित जनता को ये सोचना है, समझना है कौन व्यक्ति किस तरह का है और कौन व्यक्ति इस शहर को विकास करना चाहता है। पूर्व का जो नगर आयुक्त था वो एक नंबर का भ्रष्टाचार, तो दोनों तो समझी बताए जाते हैं। दोनों ये सब जो है नगर निगम को लूटने का काम किया और लूट लिया, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमारे जैसा व्यक्ति आएगा तो लोगों पर जांच करवाने का काम करेगा। ये इतना घोटाला हुआ है। तो ये थे मनोज जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, और साथ ही इनकी भावा भी जिला पार्षद अध्यक्ष रह चुकी है पहले। काफी विकास देखने सुनने को मिल रहा था, लेकिन इनका भी कहना बहुत सही है कि जो लोग लूट खसोट कर दिए हैं, पता नहीं किस मुंह से अभी घूम रहे हैं शहर में और वोट भी मांग रहे हैं, जो कि जनता उनकी कार्यशैली देख चुकी है, वो कितना विकास किया है, कितना विकास पुरुष के तौर पे जाने गए हैं नगर निगम में, उसके बाद भी घूम रहे हैं। तो जनता ऐसे लोगों के नकारने का काम करेंगे और शिक्षित एजुकेटेड लोगों को इस बार लाने की प्रयास में है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा नगर निगम चुनाव। और खबर रांची से है, जहां सीएम सोरेन की कैबिनेट की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। 1932 के खतियानधारी की ही झारखंडी हैं। सीएम ने कहा ओबीसी को 27% आरक्षण। सीएम सोरेन ने इस बात का भी ऐलान किया। तो ओबीसी को 27% आरक्षण का यहां पे सीएम ने जिक्र किया। और मुख्यमंत्री सोरेन की कैबिनेट बैठक चल रही थी, इसमें कई मुद्दों पे बात हुई। जनमानस से पूछिए, राज्य के कर्मचारियों से पूछिए, राज्य की जनता से पूछिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। और जिस तरीके से आज हमारे चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आंगनबाड़ी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास पे कई जिलों से पहुंचे जिला परिषद अध्यक्ष ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को शक्तियां एवं सुविधाएं प्रत्योजित किए जाने संबंधी अपनी 9 सूत्रीय मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 2019 बैच के अनुसूचित क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने आभार जताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।